ऐसे था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने कहा था जैसे टी इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब ऐसे लिखा हुआ है जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो फिर उसका इनवर्स, ऐसे जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसिकेंट, सीकेंट इनवर्स, ऐसे ऑफ एक्स लिखा होता है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। मेरी आवाज सभी तक आ रही है? यस सर। ठीक है। मैंने कहा कि ये क्या करता है, एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक एंगल को। जैसे कौन सा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, कि उस एंगल की वैल्यू उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर एक्स के इक्वल हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि अगर ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो मैंने कहा इसकी जो वैल्यू आ रही है वो मैंने मान ली कि वो थीटा के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब होगा कि साइन थीटा की वैल्यू वो एक्स के इक्वल हो जाएगी। ओके। तो ये जो डेफिनेशन थी मैंने कहा था ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ऐसे तो आपके पास में थीटा की जो वैल्यू है वो बहुत सारी आ सकती है। जैसे कि साइन इनवर्स 1/2 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पाई/6, ठीक है। उसके बाद में 5 पाई/6, ऐसे बहुत सारी वैल्यू आ सकती है। अब फंक्शन में एक डेफिनेशन होती है कि एक एक्स की वैल्यू के लिए एक ही वाई की वैल्यू आनी चाहिए। एक एक्स की वैल्यू के लिए एक ही वाई की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है आपके पास में कि x का मतलब जैसे 2x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम आ जाए, बट x की एक वैल्यू के लिए y की दो डिफरेंट वैल्यू नहीं आ सकती है, ये मैंने बताया था। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो केवल एक वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, इस चीज का हमने सॉल्यूशन निकाला कि हमने कहा कि जो आपके पास जो साइन कोस टेन जो होते हैं, जैसे कि साइन, जैसे साइन के लिए देखता हूँ, साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव, ऐसे होता है। तो मैंने क्या लेना था, मुझे लेना था एक तो पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाए और एक नेगेटिव वाला पार्ट आ जाए। तो मैंने क्या ले लिया, ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को चूज कर लिया। तो कोई बच्चा ये आर्ग्यू कर सकता था कि सर ऐसे भी तो ले सकते थे, सेकंड और थर्ड को ले सकते थे। हाँ, लेने के लिए ले सकते थे, बाई बाई कन्वेंशन यही लिया हुआ है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को लिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को लिया हुआ है। तो अब आपने कहा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन को लिया, तो साइन का उल्टा कोसिकेंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या कहा, कोस के लिए कोस देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो कोस के लिए आपने क्या ले लिया, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को ले लिया, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को ले लिया, कोस ले लिया तो सीकेंट इनवर्स भी ले लिया। अब रह गया टेन और कोट। टेन और कोट, टेन तो जो होता है वो फर्स्ट में भी नेगेटिव होता है और सेकंड में, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, सेकंड में नहीं, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में भी नेगेटिव और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब तो टेन को तो मैं कोस के साथ भी ले सकता था और साइन के साथ भी ले सकता था, बट बाई कन्वेंशन वो भी आपने क्या लिया कि जैसे आपके पास में ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, तो आपने क्या ले लिया, 3 को एक तरफ ले लिया, 3 को एक तरफ ले लिया। साइन वाले के हाथ में आपने ले लिया टेन वाले को, और कोस वाले के साथ में आपने ले लिया कि कोट वाले को ले लिया। तो कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं उल्टा ले लूं तो कुछ ठीक रहेगा क्या, नहीं ऐसा नहीं ले सकते, ये बाई कन्वेंशन ले लिया है, ठीक है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट चलेंगे, ठीक है। भाई बाई कन्वेंशन स्टार्टिंग में उन्होंने इस तरह से ले लिया तो अब सभी इस तरह से ले रहे तो हम अलग से नहीं लेंगे, है ना। कहने का मतलब समझ गए होंगे कि आपके पास में ये कोट इनवर्स चला जाएगा, यहाँ टेन इनवर्स चला जाएगा। ओके, यहां तक की बातें हम कर चुके थे, तो यहां तक की बातों में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इससे आगे स्टार्ट करें, बता दोगे इससे आगे स्टार्ट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनवर्स का जो बताया अभी तक का, इसमें तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब आपने कहा यहां पर कि जैसे, बस भाई आपने एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जैसे अगर मान लो आपके पास में पॉजिटिव वाली वैल्यू आ रही है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू आ रही है तो क्या करोगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू के लिए तो सीधा सीधा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास में आ जाएगा। ओके, अगर आपके पास साइन कोस और टेन वाला केस है और नेगेटिव वाली वैल्यू आ रही है, तो आप क्या करो, पहले जैसे पॉजिटिव के लिए फाइंड किया है उसी के सामने बस एक नेगेटिव का साइन लगा दोगे, जो पॉजिटिव के लिए फाइंड किया है उसी के सामने नेगेटिव का साइन लगा लोगे। बट अगर कोस का हो, सीकेंट का हो और कोट का हो, तो उस वाले केस में क्या करोगे, वो जो वैल्यू निकलेगी आपकी पॉजिटिव के लिए उसको क्या कर दोगे, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्या बोल रहा हूं मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मान लो अगर आपसे मैं ये बोल दूं कि लिखा हुआ है यहां पर टेन इनवर्स ऑफ वन, तो आप देखोगे कि टेन थीटा की वैल्यू वन कहां पर होती है,
तो टेन थीटा की वैल्यू जो होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना आपने, टेन थीटा की वैल्यू 1 कहां पर होती है, पाई/4 पर होती है। तो इसका मतलब 4 पर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली पाई/4 आ जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। ओके, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है कोट इनवर्स ऑफ √3, तो आपने देखा कि कोट थीटा की वैल्यू √3 कहां पर होती है, जहां पर टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है, वो क्या होता है पाई/6, वो क्या होता है पाई/6 होता है। ओके, ऐसे ही अगर मान लो यहां पर लिखा है कोस इनवर्स ऑफ 1/2, तो आपने क्या किया कि कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, पाई/3 पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पाई/3, पाई/3। ओके, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो आपके पास ऐसे लिखा होता कि कोस इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2 लिखा होता, तो आपने देखा कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है पाई/3 होती है। तो आपने क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है इसे। सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए आपने क्या कर दिया, पाई माइनस का पाई/3 कर दिया, पाई माइनस का पाई/3 कर दिया। ऐसे ही अगर आपके पास में सीकेंट इनवर्स मैं कहता हूं जैसे 2 की वैल्यू, ये क्या होगी, सीकेंट इनवर्स 2 का मतलब हुआ कि ये तो पॉजिटिव लिखा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब हुआ सीकेंट थीटा की वैल्यू 2 कहां पर होती है, जहां पर कोस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, वो होती है पाई/3 पर, तो इसका मतलब हुआ ये क्या आ जाएगा पाई/3। अगर आपने ऐसे ही लिखा कि कोसिकेंट इनवर्स माइनस का 2/√3, भाई जैसे अगर साइन हो, टेन हो और कोसिकेंट हो, तो आपने क्या किया, जैसे पॉजिटिव के लिए फाइंड करते हैं, पॉजिटिव के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव के लिए इसकी वैल्यू आती है आपके पास में कि पाई/3, जहां पर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 होगी, वो क्या होता है पाई/3 आता। तो यहां पर आपने क्या कर देना, बस सिंपली माइनस का साइन लगा देना, उसमें तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पर सिंपली माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस का पाई/3। अब ऐसे ही निकाला आपने, जैसे कि कोट इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू निकाली, तो आप निकालोगे जैसे कोट इनवर्स 1 की वैल्यू वो क्या होती है पाई/4 होती है, बट ये -1 लिखा है, तो आपने क्या करना है, पाई में से पाई/4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर, यहां तक की बातें सबको समझ में आई। सर कैसे पता लगा ये पाई में से माइनस करना है? भाई सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है बच्चे, कोट जो है, कोट को आपने सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है। तो अगर सेकंड जो जो जिन जिन को सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, उसमें क्या करो, जैसे पॉजिटिव के लिए फाइंड करते हो सेम उसी टाइप से फाइंड करो, और उसमें क्या कर दो आप, बस पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा वो। अगर आपके पास में देखो साइन टेन, साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, ठीक है, या फिर कोसिकेंट इनवर्स हो, अगर इसमें माइनस का आ जाता है, तो माइनस का आ जाता है तो आपने क्या लगा देना है, जो वैल्यू पॉजिटिव के लिए होती है उसी के सामने माइनस का साइन लगा दोगे बस। अगर आपके पास कोस इनवर्स हो, सीकेंट इनवर्स हो और आपके पास में कोट इनवर्स हो, तो उस वाले केस में आपने क्या करना है, जो वैल्यू आती है, जैसे पॉजिटिव के लिए थीटा वैल्यू आती है, तो आपने क्या कर देना, पाई में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर देना है। समझे दीपक, क्लियर हुआ। तो देखा आपने, जैसे कोट यस इनवर्स 1 सर। की वैल्यू क्या होती है पाई/4 होती, बट ये क्या है सेकंड माइनस साइन लिखा हुआ है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब पाई में से पाई/4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, ओके, ये हमने इसी में स्टार्ट कर दिया, चलो ठीक है। अब आपने बोला कि अगर मान लो आपके पास में ऐसे लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 3/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपने बताया मुझे। ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा ना। तो आपने देखा, हाँ ठीक है, आपने बोला कि साइन थीटा की वैल्यू 3/2 होनी चाहिए, 3/2 का मतलब 1.5 समथिंग हो गया, ये तो 1.5 हो गया। तो भाई साइन थीटा की वैल्यू तो -1 to 1 होती है, 1 से ज्यादा तो होती ही नहीं है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स 3/2 लिखा हुआ है, तो ये तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइंड। ओके, ऐसे ही आपने बताया कि कोस इनवर्स यहां पर लिख दिया मैंने 4/3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड। ये भी अनडिफाइंड, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू आपने चेक करना है भाई, मैं मान लेता हूँ थीटा एंगल पे, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या चाहिए 4/3, 4/3 तो होती ही नहीं है, कोस थीटा की वैल्यू भी -1 to 1 होती है। तो आपने ये इन चीजों का भी ध्यान रखना है, मैं अभी लिखवा भी देता हूँ इस चीज को, अनडिफाइंड।
ओके अगर मान लो आपके पास में सिंपली ऐसे लिख दे कोस इनवर्स, यहां पर लिख दिया आपके पास में 1/3 लिख दिया, ऐसे लिख दिया, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो कोस थीटा की वैल्यू 1/3 हो सकती है, हाँ हो सकती है, कोस थीटा की वैल्यू -1 to 1 हो सकती है। ओके तो 1/3 कहां पर होगी? भाई मुझे तो जो टेबल सिखाई गई थी उसमें तो 1/3 कहीं पर आया ही नहीं था, बट होगी, वैल्यू तो होगी कोई ना कोई। तो अब क्या लिखे इसे? तो हमें जरूरी नहीं कि हर चीज याद होनी चाहिए, तो हम इसे क्या लिख देंगे, ये वैल्यू किसकी इक्वल है? ये वैल्यू है कोस इनवर्स 1/3 के इक्वल ही है, ठीक है 1/3 के इक्वल है, सिंपली ऐसे लिख दिया तो ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक एंगल ही तो है। ओके अगर ऐसे करके लिख दिया, भाई जो टेबल में कुछ स्टैंडर्ड चीजें ही तो याद की हुई है मैंने, तो ये कहां से आएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आ जाएगी किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से आ जाती है इसकी वैल्यू, बट आपको याद नहीं करना है कुछ भी। तो tan इनवर्स 20 की जो वैल्यू है, अगर ऐसे लिखा तो आप सिंपली लिख दो कि ये लिख दिया आपने tan इनवर्स 20 के इक्वल होगा, क्योंकि tan इनवर्स 20 डिफाइन है ना, हाँ डिफाइन है। ओके अगर मैं ऐसे लिख देता कि ऑन द सेम पैटर्न आपने बताना है कि अगर मैं ऐसे लिख देता सेकेंट इनवर्स 1/3, तो ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? अनडिफाइंड। हाँ ये अनडिफाइन हुआ, क्योंकि आपको बताया था कि कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 के बीच में नहीं होती है, -1 to 1 के बीच में ग्राफ नहीं आया था, पिछली बार आपको टेबल कराई थी, ठीक है। तो आपने कहा ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। बच्चे बताओगे मेरी बात को आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। ओके अब आपने एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, यहां पर ये मैं एक बार पहले भी लिखवा चुका हूं, फिर दोबारा से लिखवा रहा हूं, इसी चीज पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूं। मैंने कहा साइन थीटा इक्वल टू, अगर ऐसे करके लिखा हुआ है एक्स, तो यहां पर बच्चे जो एक्स होता था ना, ये वैल्यू निकल कर आती थी, ये क्या निकल कर आती थी, वैल्यू निकल कर आती थी। और ये जो थीटा होता था, थीटा ये क्या होता था, ये एक एंगल होता था, ये क्या होता था, एक एंगल होता था। यानी कि साइन थीटा क्या होता है, अगर एक पूरा साइन थीटा बोलूं तो ये क्या होगा, ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था, वो वैल्यू क्या हो गई, एक्स, ये पूरा क्या है, एक वैल्यू है। तो इसके अंदर जो पुट किया है, साइन के अंदर जो आपने पुट कर रहे हो वो एंगल पुट करते थे, तो उसकी वैल्यू आपके पास में, उसकी वैल्यू निकल कर आती थी। यहां पर क्या है, यहां पर उल्टा है कि यहां पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स, और यहां पर लिख दिया मैंने जैसे अल्फा, और इसकी वैल्यू लिख दी मैंने जैसे बीटा के इक्वल, ऐसे। तो ये जो अल्फा लिखा गया है, ये जो अल्फा लिखा गया है, कौन सा अल्फा, ये वाला पार्ट सिर्फ, ये एक यहां पर वैल्यू लिखी जाएगी, यहां पर क्या लिखी जाएगी, वैल्यू। तो इसमें जैसे साइन इनवर्स के केस में ये वैल्यू क्या हो सकती है, -1 to 1 हो सकती है, ठीक है। टेन इनवर्स के केस में क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर हो सकता है। सेकेंड इनवर्स के केस में क्या होगा, ये -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, वो वहां पर जो रेंज निकल कर आती थी वो यहां पर डोमेन बन जाएगी, ठीक है। वहां पर जो रेंज निकल कर आती थी वो यहां पर डोमेन बन जाएगी। ओके ये पूरा पूरा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पूरा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अंदर तो आपने वैल्यू पुट की, तो उससे बाहर क्या निकलेगा, उससे बाहर निकलेगा एंगल, एंगल यानी कि ये बीटा की वैल्यू क्या है, एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बातें क्लियर हुई सभी को? कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में, ठीक है। जब हम ग्राफ वगैरह बना रहे होते हैं तो अभी तो याद रहता है, फिर बाद में हम कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीज रट्टा मार के याद रखोगे कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ओके तो अगर मैं आपसे बोलूं, कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं कि जैसे मैंने कहा साइन इनवर्स, यहां पर लिख दिया मैंने 1/2, तो 1/2 देखकर सीधा ऐसे बोल देते हैं कि ये वैल्यू जो है π/6 हो जाएगी। तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो ये गलत है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, π/6 नहीं। यहां पर जो अंदर लिखा जाता है, अंदर तो वैल्यू लिखी गई है, साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू है, सॉरी एक मिनट क्या बोल दिया मैंने, साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू है वो तो क्या है, π/6, ये तो ठीक है। बट अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि साइन इनवर्स, उल्टा लिखना चाह रहा हूं मैंने कहा साइन इनवर्स, यहां पर लिख दिया मैंने π/6, और इसको मैं बोल दूंगा अगर 1/2 के इक्वल है, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाली जो चीज है ये गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि साइन के अंदर ये जो लिखा जाता है ये वैल्यू लिखी जाती है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कोई कहे सर ये एंगल है, नहीं एंगल नहीं, ये भी एक वैल्यू है, बट ये वैल्यू 1/2 के इक्वल नहीं आएगी। यानी कि ये वैल्यू कितनी है, जैसे 3.14 / 6 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो उसकी कोई वैल्यू निकलेगी वो 1/2 के इक्वल नहीं आएगी,
ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे याद किया होता है साइन थीटा इक्वल टू, नहीं साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, तो कभी गलती से हम ऐसे कर दें, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। क्लियर होगी मेरी बातें? बोलो, ये वाला जो पॉइंट बताया ये क्लियर हो गया ना सभी को? अगर कोई बच्चा बोलते कि सर ये साइन पाई बाई 6 नॉट डिफाइन होगा, नहीं नॉट डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 6, कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, वो क्या आ रही है -1 to 1 के बीच में आ रही है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल आएगी उसकी। ओके, चलो इसी चीज को लिख लेते हैं ऐसे। आपने एक चार्ट बना लिया, ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है और ये उसकी डोमेन। डोमेन का मतलब जो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। रेंज, इस वाले केस में रेंज जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, आपके पास एंगल की फॉर्म में निकलेगी, और ये लिख दें सीरियल नंबर। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ, यहां पर लिखा हुआ है एक्स, तो एक्स की जो जो वैल्यू मैं यहां पर इंसर्ट कर सकता हूं वो क्या कहलाएगी, डोमेन। तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू, तो जो वहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री में रेंज निकल कर आई थी वो यहां पर डोमेन बन जाएगी। यहां पर कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं, -1 to 1। उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास रेंज क्या क्या निकलेगी, रेंज जो निकलेगी देखो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हो गया -π/2 to π/2, -π/2 to π/2। क्लियर? ये चीज ध्यान देनी है। डोमेन तो वहां से निकल आ गई, वहां पर जो रेंज होती थी वहां यहाँ पर डोमेन बन गई है। रेंज के लिए अभी आपको बताया कि किस तरह से ली हुई है आपने, ठीक है। जो वैल्यू निकलेगी वो कहां कहां पर जाएगी, तो साइन के लिए, टेन के लिए, कोसिकेंट के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, और कोस के लिए सिकेंट के लिए, और कोट के लिए सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, सेकंड लिखा आपने कोस इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू यहां पर भी क्या होगी, -1 to 1, और यहां पर इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 0 to π, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड आपने बोला tan इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसे बोला आपने। तो tan इनवर्स के केस में तो वहां पर क्या जो रेंज निकली थी वो क्या निकली थी, ऑल रियल नंबर, -∞ to +∞। याद होगा आपको ग्राफ याद होगा, -∞ to +∞। तो यहां पर क्या होगा, tan वाले केस में, tan वाला केस कहां से चल रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ में चल रहा है। तो मेरे को बताएगा कोई बच्चा, भूयस को छोड़कर और कोई बच्चा बताएगा कि इसकी जो रेंज है वो क्या निकलेगी। सर -π/2 से π/2। -π/2 π/2। उसमें देखो एक बार कुछ चेक करो कि कुछ गलती तो नहीं है उसमें। सर ओपन आएगा। किस किस पर, -π/2 पे और π/2 पे। हाँ तो आपने बोला कि इसकी जो आपके पास रेंज निकलेगी वो क्या निकलेगी, ऐसे निकलेगी -π/2 to π/2। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई आपने याद किया हुआ है कि tan वाला जो केस है, tan वाले केस में आपने याद किया हुआ है कि π/2 पर तो डिफाइन ही नहीं होता है। या फिर आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो, tan वाले केस में क्या होता था कि tan वाले केस में होता था कि साइन डिवाइड बाई कोस, तो कोस की वैल्यू जहां पर 0 होती है, तो कोस की वैल्यू 0 होने का मतलब हो गया आपके पास में π/2, ठीक है। π/2 -π/2 का मतलब है 3π/2, तो -π/2 और π/2 पर ये क्या आएगा, ओपन आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, ये ओपन है, मैं इसे हाईलाइट भी कर रहा हूं, ये ओपन है, क्लोज नहीं है।
या आपने जब ग्राफ याद कर लिया है tan का ग्राफ, मैंने कहा था वो रट्टा मार लेना है वो ग्राफ को, तो अगर tan का ग्राफ याद है तो tan क्या होता था, π/2 और -π/2 पर डिफाइन नहीं होता था, वर्टिकल लाइन होती थी। ओके, ऐसे ही आपने बोला कोट इनवर्स के लिए, कोट इनवर्स x के लिए दीपक तुम बताओगी, रेंज डोमेन तो क्या हो जाएगी, होल रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, आपने ग्राफ याद क्या होगा, तो कोट वाले केस में क्या होता था, सर वो टेंजेंट का तो इनवर्स बन जाता था। नहीं नहीं, उसमें डोमेन, उसकी डोमेन क्या होती थी, या आप उसकी डोमेन की नहीं, सर आप ये बता दो कि वो उसमें कहां कहां पर डिफाइन नहीं होता था, बस ये बता दो। कोट को हमने क्या लिखा था, कोस सर वो डिवाइड बाई साइन लिखा था, जहां पाई पर टू साइन पाई। की वैल्यू जीरो होती थी, जहां पर साइन की वैल्यू जीरो होती थी वहां पर वो नॉट डिफाइन हो जाता था। तो देखो इसकी वैल्यू, कोट की जो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, कौन सा क्वाड्रेंट लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कहां कहां पर जीरो हो सकता है, यानी कि जीरो और पाई पर, तो जीरो और पाई के ऊपर आपने क्या लगाना पड़ेगा, ओपन लगाना पड़ेगा। भाई मेरी बात को समझ पाए आप सभी, यस सर। अगर आप समझ पाए हो तो आपने लिखा इसके लिए कि आपने लिखा सिकेंट इनवर्स एक्स के लिए लिखा अपने आप से, और 6 लिखा आपने, फिर मेरे साथ मैच करो, एक बार के लिए लिखो जल्दी से, सिकेंट के लिए और कोसिकेंट के लिए, फिर मेरे साथ मैच करना। लिख लिया सभी ने, तो सीकेंट के केस में क्या होता था, जो डोमेन होती थी वो -1 to 1 के बीच में नहीं यानी कि वहां पर जो रेंज होती थी वो -1 to 1 के बीच में नहीं होती थी, तो ये क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस का 1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। सेम चीज कोसिकेंट के लिए, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस का 1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ओके, रेंज वाले केस में बताओगी, सीकेंट कहां पर नॉट डिफाइन हो जाता था, जहां पर कोस की वैल्यू जीरो होती थी। तो देखो सीकेंट के लिए कौन सा इंटरवल लेंगे, सीकेंट के लिए लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो कोस कहां पर जीरो होगा, π/2 पर जीरो होगा, π/2 पर जीरो होने का मतलब हो गया जीरो से लेकर π/2 ओपन यूनियन π/2 से लेकर के पाई क्लोज। ऐसे ही कोसिकेंट, कोसिकेंट का मतलब हो गया जहां पर साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो होने का मतलब साइन जीरो कहां पर होता है, इसमें कौन कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है, तो साइन जीरो कहां पर होगा, जीरो के ऊपर होगा, तो आपने लिखा -π/2 टू जीरो यूनियन जीरो टू π/2 क्लोज, आपने इस तरह से लिखा। तो ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए, ये चार्ट जो है वो आपको याद रहना चाहिए। क्लियर सभी को, किसी में भी कोई कंफ्यूजन लग रही है तो पूछ ले। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के ग्राफ पर। ग्राफ पर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि अगर आपको फर्स्ट बनाना है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, तो जो डोमेन होगी वो तो x एक्सिस पर आ जाएगी, और जो रेंज होगी वो आपके पास में y एक्सिस पर आएगी, यानी कि जो वैल्यू होगी वो कहां पर जाएगी, x एक्सिस पर, और जो रेंज होगी यानी कि जो एंगल निकलेगा वो कहां पर जाएगा, y एक्सिस पर। तो आपने कहा इसकी जो डोमेन होती है वो तो क्या होती है, -1 to 1 ऐसे होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 to π/2। ओके, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। ऐसे आपके पास में कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो आपने बोल दिया कि जैसे ये आपके पास में -π/, ये जो है ऐसे,
तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग ये -1 ये 1, और यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो आपके पास में आ जाएगी π/2। यहाँ पर नीचे जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास में क्या आ जाएगी -π/2। ये ओरिजिन। ऐसे आपने सेकंड बनाया y = कोस इनवर्स x का ग्राफ। तो देखो कोस इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो कहां पर जाएगा 0 to π। उसकी जो y की वैल्यू निकलेगी यानी कि रेंज जो निकलेगी वो क्या निकलेगी 0 to π निकलेगी। इसका मतलब हुआ उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ये x एक्सिस है, यानी 3 ग्राफ तो क्या रहने हैं, 3 ग्राफ जो होंगे वो तो क्या रहने वाले x एक्सिस से ऊपर, यानी कि y की जो वैल्यू रहने वाली है वो क्या कह रहे हैं x एक्सिस से ऊपर की तरफ रहेंगी। और अगर आपकी 3 ग्राफ जो होंगे वो क्या होंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऐसे आधे ऊपर आधे नीचे की तरफ रहने वाले। तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो इसमें क्या होगा, ऐसे होगा कि ये 1 ये -1 ऐसे। ये ग्राफ कैसे बना एक बार के लिए देख लो। जैसे आपने कहा 1 कि अगर आप 1 वैल्यू पुट करोगे तो 1 वैल्यू पुट करोगे तो क्या आना चाहिए π/2। ओके, -1 वैल्यू पुट करोगे तो क्या आना चाहिए माइनस का π/2। तो आपके पास ये ग्राफ बन गया साइन का। कोस के केस में 1 कहां पर होगा 0 के ऊपर। जब आपने यहाँ पर cos 1 की वैल्यू यानी कि आपने अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 0। ओके, अगर आपने x की वैल्यू -1 पुट कर दी तो y की वैल्यू क्या निकलेगी π। अगर आपने 0 वैल्यू पुट कर दी तो क्या निकलेगा π/2। तो आपके पास कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये क्या हो गया पाई आ गया, ये यहाँ पर जो होगा ये क्या आएगा π/2 ऐसे, और ये 0। ये कोस का ग्राफ होगा। नेक्स्ट आ गया आप थर्ड। आपने कहा y = tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। तो tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए ये -π/2 और π/2 के बीच में होंगे। ये क्या होंगे -π/2 और π/2 के बीच में। देखो जितने भी ये इनवर्स वाले होंगे सारे के सारे बाउंडेड होंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू y की वैल्यू तो फिक्स है ना। y की वैल्यू तो क्या रहने वाली है, क्या तो 0 to π रहने वाली है या फिर -π/2 to π/2 रहने वाली है। तो सारे के सारे बाउंडेड है। तो ये जो लाइन है आपने बोल दिया कि ये जो लाइन है π/2 की लाइन है, और ये आपके पास में -π/2 की लाइन है। तो x की वैल्यू यहां पर क्या हो सकती है, x की जो वैल्यू है वो +∞ to -∞ हो सकती है। ठीक है, y की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी ही रहने वाली है। ऐसे करके आपके पास ग्राफ चलता रहेगा। तो ये इसको अप्रोच कर रहा है, यानी π/2 और -π/2, y = π/2 और y = -π/2। ये क्या बन गए, इसके एसिम्पटोट्स बन गए हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो जैसे डोमेन की वैल्यू तो क्या होगी इसमें ऑल रियल नंबर की, रेंज की जो वैल्यू होगी रेंज ऑफ फंक्शन वो आपके पास क्या आ गई है -π/2 to π/2 ऐसे। रूट पूछा जाए तो आपसे रूट कितना हो गया x की वैल्यू 0, यहां पर जहां पर ये 0 है रूट वो क्या हो गया x = 0। ओके, एसिम्पटोट्स पूछे जाए तो वो क्या गया x नहीं y = π/2 एंड y = माइनस का π/2। इन दो लाइन को ये अप्रोच कर रहा है। बाउंडेड है या नहीं है, हाँ बाउंडेड है। इसमें आप ऐसे देख सकते हो कि जो ग्राफ होगा उसकी शेप कुछ ऐसे ही कैसी याद रहेगी, वो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि तो ये -π/2 यानी कि इसकी जो वैल्यू है डोमेन की वैल्यू और रियल नंबर है, तो ग्राफ तो बनेगा ऐसे, यानी कि tan और कोट के बीच में डिफरेंस करना हो तो। दूसरा, अब आपने बोला कि यहां पर क्या होगा कि अगर आपने 0 वैल्यू पुट कर दी तो क्या निकलेगी, y की वैल्यू क्या आएगी 0 निकलेगी। ओके, अगर आपने क्रूड वे में बोल रहे हो कि अगर आपने x की वैल्यू पॉजिटिव में पुट करते गए, बड़ी वैल्यू पुट की, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या निकल कर आएगा π/2। यानी कहने का मतलब अगर आपने tan इनफाइनाइट पुट कर दिया तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी π/2। अगर -∞ पुट किया तो -π/2। तो कुछ इस तरह की शेप आपके पास आ जाएगी। कोट के केस में ये जो शेप है ये रिवर्स हो जाएगी।
फोर्थ, सर एक बार कोस का दोबारा दिखाना सर ग्राफ। कोस का 0 और पाई के बीच में ग्राफ बनेगा। y की जो वैल्यू आएगी वो 0 टू पाई आएगी। कोट के केस में क्या होगा, यहां पर ये आपके पास है y एक्सिस और ये आपके पास में है x एक्सिस, क्योंकि कोट वाला जो है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है, कोस के कोरस्पॉन्डिंग होता है, तो x एक्सिस से अबव ही रहने वाला है, ये x एक्सिस है। तो आपके पास में ये, इसका मतलब हुआ y इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई, ये y इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई, और ये आपके पास में लिख देता हूं जैसे y इक्वल टू पाई बाई 2 वाली लाइन होगी, नहीं सॉरी y इक्वल टू पाई वाली लाइन होगी, इनके बीच में ग्राफ रहने वाला है। अब आपने कहा कि अगर आप पाई बाई 2 वैल्यू पुट करते हो तो पाई बाई 2 के ऊपर क्या होता है, पाई बाई 2 के ऊपर कोस की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये कोट की जो वैल्यू आएगी वो भी 0 आएगी। ये आपके पास पाई बाई 2। एक मिनट पे, शेप सही नहीं आ रही है। ये मतलब कहने का मतलब जो आपने ऊपर बनाया है उसकी शेप के अपोजिट हो जाएगा, बस ऐसे ग्राफ चला जाएगा, ऐसे करके ग्राफ चला जाएगा। ये आपके पास पाई बाई 2 होगा ऐसे। ये शेप जो है ये थोड़ी सही नहीं है, ये ऐसे करके शेप आ जाएगी। तो ये जो 10 के केस में आया था उसका उल्टा हो गया, कि जैसे इसमें कहते हो आप कि नेगेटिव वाली वैल्यू के लिए अगर माइनस इनफाइनाइट वैल्यू पुट किया है, ये कोट इनवर्स x का है। अगर आपने नेगेटिव वाली वैल्यू पुट की तो वो कहां जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होगा पाई की तरफ जाएगी, y की जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, पाई की तरफ। ओके, नेक्स्ट लिखा आपने फिफ्थ, सीकेंट इनवर्स x। सर एक बार ऊपर कर दो, लिखा नहीं था। y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। तो सीकेंट इनवर्स के केस में आपके पास में क्या होगा कि जो डोमेन की वैल्यू होगी वो -1 to 1 के बीच में नहीं होगी, यानी कि -1 to 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं देखने को मिलेगा। एक्स एक्सिस पर -1 to 1 के बीच में आपको कोई ग्राफ देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, सीकेंट की जो आपने रेंज फाइंड की थी, रेंज में आपके पास में क्या हुआ था कि पाई बाई 2 पर नोट डिफाइन आ रहा था, यानी कि पाई बाई 2 को आपने एक्सक्लूड किया हुआ था, रेंज में पाई बाई 2 को आपने हटाया हुआ था, तो उसकी वैल्यू पाई बाई 2 भी कभी नहीं होगी। ओके, तो जो जो चीजें मैंने बोली अभी उन्हें पहले, सबसे पहले उन्हें ड्रॉ करते हैं। ये आपने बोला कि ये y एक्सिस है, और ये आपने बोल दिया कि ये आपके पास में x एक्सिस है, क्योंकि ग्राफ जो है y की वैल्यू जो रहने वाली है, y की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 टू पाई रहने वाली है। y की वैल्यू पाई बाई 2 पर ये नोट डिफाइन रहता है, तो आपने कहा ये y इक्वल टू पाई बाई 2 यानी रेंज में नहीं आता। नोट डिफाइन का मतलब जो सीकेंट है वो नोट डिफाइन होता है, तो इसकी रेंज में क्या नहीं आता है, पाई बाई 2 नहीं आता है। ओके, ये आपके पास चलता है 0 टू पाई ऐसे। ये y की वैल्यू 0, यहां पर पाई बाई 2 और यहां पर पाई। अभी बोला आपने कि इसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो -1 to 1 के बीच में नहीं होगी। एक्स एक्सिस पर -1 to 1 के बीच में डोमेन नहीं होगी इसकी। डोमेन नहीं होने का मतलब ये -1 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसका जो ग्राफ चलेगा, आपने बोला कि अगर आप इसमें 1 वैल्यू पुट करते हो, सीकेंट 1 का मतलब जहां पर कोस 1 होगा, तो कोस 1 होने का मतलब कहां पर होता है, पाई बाई, जो कोस 1 होने का मतलब कहां पर होता है, 0 डिग्री पर। कहने का मतलब आपके पास 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट निकल कर आया वो क्या आया, ये
तो इसका ग्राफ जो चलेगा वो ऐसे जाएगा, y की वैल्यू 0 से लेकर π/2 की तरफ ऐसे ऐसे अप्रोच कर रहा होगा। ओके, अब सेकंड, जब आप -1 वैल्यू पुट करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, वो आती है पाई से ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होगा ऐसे, ये π/2 को अप्रोच नहीं करेगा। ये ग्राफ हो गया, ये सेकंड इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट लिखा आपने कोसिकेंट इनवर्स x का ग्राफ, y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। कोसिकेंट इनवर्स जो होता है वो कौन सी कैटेगरी में जाता है, साइन वाली कैटेगरी में जाता है। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे होगा कि y की जो वैल्यू रहने वाली है वो -π/2 टू π/2 रहने वाली है, -π/2 टू π/2। ओके, यानी कि जो ग्राफ बनने वाला है वो ऐसे, ये आपके पास है π/2 और ये आपके पास में है माइनस का π/2। कोसिकेंट के केस में भी जो डोमेन होती है वो -1 to 1 के बीच में नहीं होती है। तो आपने एक लाइन ड्रॉ की -1 वाली, ये -1 वाली हो गई, ये 1 वाली लाइन हो गई। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है। अब इस केस में क्या होगा, जैसे आपने कहा कि अगर आप इसकी वैल्यू 1 पुट कर देते हो, x की वैल्यू 1 पुट की, तो x की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब कहां पर 1 होता है, साइन 1 कहां पर होता है, π/2 पर। तो जो ग्राफ जाएगा π/2 से चलेगा। ओके, नोट डिफाइन कहां पर होता है, जो कोसिकेंट होता है वो कहां पर नोट डिफाइन होता है, 0 पर। ठीक है, y इक्वल टू 0 पर नोट डिफाइन होता है। y, ये y है, y इक्वल टू 0 पर नोट डिफाइन होता है। तो इसका मतलब जो ग्राफ चलेगा वो कुछ ऐसा चलेगा कि यहां से जाएगा, ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, 0 वाली जो लाइन है ये एसिम्पटोट्स होगी। ओके, और यहां से क्या होगा, जब आपने -1 वैल्यू पुट की तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -π/2। तो आपने कहा ये आपके पास ऐसे ऐसे अप्रोच करते, ये आपके पास में इनके ग्राफ हो गए। ये ग्राफ सबको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से बनाए। तो अभी आपने इन्हें समझ में भी आ गए होंगे और याद भी रखना है। क्लियर होगी सारी चीजें। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लग रही है किसी भी फॉर्मूले में, या किसको किस तरह से याद रखना है उसमें, क्लियर है सभी को। ओके, नेक्स्ट कुछ ही सेट ऑफ फॉर्मूला है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप दोबारा जाओगे तो वहां पर दोबारा से पढ़ोगे, बट अभी के लिए आपने उन्हें याद रख लिया। ठीक है, वो वहां पर भी याद रखने हैं, यहाँ पर भी याद रखने हैं। याद कैसे रखने हैं, उनका प्रूफ क्या है वो मैं यहाँ पर भी दे दूं। ठीक है, बट यहाँ पर ही आपने उन्हें याद रख लिया फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो आपने लिखा सबसे पहले कि अगर मान लो कहीं पर लिखा है साइन इनवर्स ऑफ माइनस का x, तो अगर देखो साइन इनवर्स -x में क्या होता है कि जो साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है, मान लो साइन इनवर्स x की वैल्यू, भाई अगर मान लो x की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए अगर मान लो पॉजिटिव के लिए जैसे आप कहते हो साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, π/6 आती है। तो -1/2 की जो वैल्यू आएगी उसके लिए क्या करते थे हम ये बताया था आपको, केवल और केवल इसके सामने माइनस का साइन लगा दो। किस वाले केस में करते थे ये वाली चीजें, साइन, टेन और कोसिकेंट के केस में ही करते थे। ओके, और कोस, सिकेंट और कोट वाले केस में क्या बताया था कि जो वैल्यू आती है ये वाली वैल्यू माइनस के लिए क्या हो जाएगी, पाई में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, तो वही चीज यहां पर लिख ली मैंने कि साइन इनवर्स माइनस का x लिखा हुआ है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, माइनस का जो साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है। ठीक है, बट ये डिफाइन होना चाहिए, तो आपने लिख लिया फॉर ऑल को मैं ऐसे भी लिख देता हूं, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू -1 to 1। ओके, सेकंड, ये फर्स्ट था, ये सेकंड लिखा अगर आपके पास में साइन की जगह पर यहां पर टेन हो तब टेन वाले केस में भी बिल्कुल सेम चलेंगी और कोसिकेंट वाले केस में भी बिल्कुल सेम चलेंगी। ये तीनों को हमने एक कैटेगरी में रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट इनवर्स x हो जाएगा।
बस ये ध्यान रखना है कि जो x है वो यहाँ पर x क्या होना चाहिए, डोमेन में आना चाहिए, यानी जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो। तो यहाँ पर तो क्या होता है, 10 वाले केस में तो जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, तो आपने कहा फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ पर क्या होता है कि जो x की वैल्यू आती है वो क्या आती है, x बिलोंगिंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस का 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ऐसे इनकी डोमेन में चलना चाहिए। ओके नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट जैसे मैं लिखूं थर्ड फोर्थ, ये थर्ड तक लिख लिया हमने, फोर्थ फिफ्थ सिक्स वो एक कैटेगरी में चलेंगी। एक कैटेगरी में चलेगा मतलब जैसे आपने कहा कोस इनवर्स माइनस एक्स है, इसकी जो वैल्यू चलेगी वो क्या चलेगी, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो आप किसको, कोस इनवर्स एक्स को, कोस इनवर्स एक्स को। ओके फिफ्थ कोट वाला, उसमें भी क्या चलेगा, ऐसे पाई में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो कोट इनवर्स एक्स को। इनकी डोमेन क्या होगी वो मैं ऊपर लिखवा चुका हूं, वही चलेगी सेम सेम, कि जैसे कोस के केस में तो -1 to 1 होना चाहिए, चलो मैं लिख भी दूंगा। सिक्स वाले केस में ये लिखा है सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ऐसे तो ये क्या चलेगा आपके पास में, पाई माइनस का सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। यहां पर क्या होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू -1 to 1, यहां पर क्या होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस का 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये तो हम अभी देख चुके हैं, ये वाली चीज तो हम अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट लिखा आपने नेक्स्ट फॉर्मूला लिखा सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूले में आपने बोला कि अगर मान लो आपके पास ये लिखा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस में कोस इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास π/2 आएगी। देख सकते हो आप ऐसे कि जैसे मैंने कहा कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लिख दिया मैंने, प्लस में कोस इनवर्स ऑफ 1/2 लिखा, तो इस वाले केस में क्या होगी, साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, यानी कि इस पहले वाले में जो वैल्यू बता रहे हो, पहले वाले में जो एंगल बता रहे हो वो क्या एंगल बता रहे हो आप, कि जहां पर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाए। तो भाई साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होगी, तो इसका मतलब जैसे मान लो साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर हो रही है, 30 डिग्री का मतलब π/6, तो कोस थीटा की वैल्यू कहां पर होगी, 90 में से 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते थे, तो आपके पास में यहाँ पर क्या जाएगा, π/3 आ जाएगा। इन दोनों का सम करोगे तो कितना रहने वाला है, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। इन दोनों का सम किया तो हमने क्या रहने वाला है, π/2 रहने वाला है। जैसे जो कंप्लीमेंट्री एंगल होते तो वो वाली चीज यहाँ पर लग रही है कि साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। अगर माइनस का होगा तब भी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, माइनस का होगा, माइनस होगा तब भी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो इनकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, π/2। ओके ऐसे आपने कहा ये क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस में कोट इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू भी π/2। और यहां पर लिखा हुआ है कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस में सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो भी π/2 रहने वाली है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये जो x है ये डिफाइन होना चाहिए, तो इसमें क्या होता है, x की वैल्यू -1 to 1 होती है, और सेकंड वाले केस में क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, x की वैल्यू ऑल रियल नंबर होती है। ओके और यहाँ पर क्या होता है, फॉर ऑल, ऐसे लिख दिया मैंने, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू, यहाँ पर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस का 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, बस आप ये कह रहे हो डिफाइन होनी चाहिए। क्लियर हो गया ये वाली चीज, सेकंड वाला फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ। ओके नेक्स्ट पर आगे, नेक्स्ट थर्ड, थर्ड आपने बोला कि अगर मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, एक मिनट के लिए देखोगे, जैसे मैंने कहा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 ये लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई आपके पास में, ये भाई ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एंगल क्या निकल कर आया आपके पास में, वो निकल कर आया π/6। यानी इस चीज का मतलब मैं क्या समझा, इस चीज का मतलब मैं ऐसे समझा कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू वो 1/2 होनी चाहिए। तो 1/2
1/2 ये आपके पास आपने बोल दिया कि साइन π/6 के इक्वल है। भाई ऐसा तो हो सकता है कि ये जो 1/2 हो ये किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में लिखूं तब उसकी भी तो इक्वल हो सकता है। जैसे आपके पास में 1/2 की वैल्यू आप लिखना चाहो तो किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस x को मैं लेके जा रहा हूं किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की फॉर्म में, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे कि जैसे मैंने लिखा कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, कोसिकेंट इनवर्स 1/x के इक्वल होगी। ऐसे भाई आप ऐसे बोल रहे हो कि यानी कि ये एक एंगल आ रहा है, ये एक आप जैसे आपने कहा साइन π/6 की वैल्यू वो 1/2 आ रही है, तो 1/2 आपके पास आ रहा है, इस x की टर्म में ही लिखना है आपने। तो आप ये जो एंगल है, ये जो एंगल फाइंड किया है, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता था कि आपके पास ये जो एंगल आया π/6, इसको मैं लिख देता कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 2, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 2, उसकी वैल्यू भी तो क्या आ जाएगी, ये π/6 की इक्वल ही आ जाएगी। समझ पाए मेरी बात को? तो साइन इनवर्स x एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी में, तो 1/x जो होगा, 1/x का मतलब जैसे यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ये साइन की कोरस्पोंडिंग आ रही है, कोसिकेंट की कोरस्पोंडिंग क्या आएगा, इसका रिवर्स आएगा, रिवर्स आने का मतलब 1/x। ओके ठीक है, तो आपने कहा साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1/x, ये एंगल को, ये भी एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कोसिकेंट इनवर्स x 1/x वो भी, ये भी क्या करेगा, उसी सेम एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने कहा ऐसे, तो फिर कोस इनवर्स x की जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या आनी चाहिए, सीकेंट इनवर्स 1/x के इक्वल आनी चाहिए, और फिर जो आपके पास में tan इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो आपके पास आनी चाहिए कोट इनवर्स 1/x के इक्वल आनी चाहिए। तो इस चीज में थोड़ा सा फ्लो है इसमें, देखो एक बार के लिए देखोगे दोबारा से इसी चीज को, मैंने बोला कि भाई साइन इनवर्स 1/2 ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, वो कौन सा एंगल है, वो आ रहा है π/6। तो आपने कहा भाई इसी सेम एंगल को अगर मैं ऐसे लिखना, लिखकर ऐसे भी तो लिख सकता था, ये जो एंगल है ये साइन की जगह, यानी साइन की वैल्यू, यानी कि साइन की वैल्यू उस एंगल पर 1/2 के इक्वल होगी, साइन की वैल्यू उस एंगल पर 1/2 के इक्वल होगी, तो कोसिकेंट की वैल्यू उस एंगल पर क्या हो जाएगी, इसके रेसिप्रोकल की इक्वल हो जाएगी। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2, तो आपने लिख दिया कोसिकेंट इनवर्स 1/1/2, या कह दो कोसिकेंट इनवर्स 2 के इक्वल होगी। ठीक है, ये चीजें चल रही थी, ये चीजें सेम चल रही थी। अगर देखो साइन वाले केस में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव लेना हो, साइन इनवर्स वाले केस में पॉजिटिव लेना हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोसिकेंट में भी अगर पॉजिटिव लेना हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पॉजिटिव लेने के लिए तो आप सभी में सारे के सारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज कर रहे हैं। बट नेगेटिव के लेने के लिए देखो साइन और उसके उल्टे में हम क्या कर रहे हैं, साइन और उसके उल्टे में हमने यूज किया हुआ है कौन सा, बोलते चलोगे मेरे साथ, साइन और उसके उल्टे में हमने क्या यूज किया है, वो हमने किया हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, कोस और उसका उल्टा, कोस का उल्टा मतलब सीकेंट, उसमें हमने क्या यूज किया है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो वो तो दोनों सेम सेम क्वाड्रेंट में रहते हैं। बट टेन और कोट के केस में हमने क्या किया हुआ है, एक को हमने क्या यूज कर लिया, एक में तो फोर्थ क्वाड्रेंट यूज कर लिया और एक में हमने क्या यूज कर लिया, सेकंड क्वाड्रेंट यूज कर लिया। तो अगर ये वैल्यू x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तब तो ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, बट अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो उस वाले केस में एक तो क्या चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और एक जो एंगल जाएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, एक जो एंगल आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, उन दोनों के बीच में पाई का डिफरेंस आ जाएगा, उन दोनों के बीच में पाई का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस चीज को आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो आपने लिख दिया। ओके, ये वाली चीज यहां तक की बातें तो क्लियर हुई होगी। अब एक चीज और देखोगे भाई, ये वाला जो पॉइंट बताया समझ में आया आपको, थर्ड पॉइंट अभी तक जितना बताया है, बोलोगे? यस तो ओके, अब आपने बोला कि ऐसे कि साइन इनवर्स x और ये लिखा है कोसिकेंट इनवर्स 1/x। तो यहां पर देखो भाई जो x है ना, ये x आपने देखना है कि ये x जो है, यहां पर जो आप ये x की वैल्यू पुट कर रहे हो ये क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होने का मतलब यहां पर क्या हो गया, जो x है वो क्या हो सकता है, x की तरफ से देखा आपने कि भाई साइन वाले केस में क्या होता है, x की जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 हो सकती है,
-1 to 1 हो सकती है। तो उस वाले केस में कोसिकेंट को कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? हाँ, अगर मान लो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड टाइप का बन जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, इसके अकॉर्डिंग ये कह दिया -1 to 1 होनी चाहिए, बट ये क्या कोसिकेंट को प्रॉब्लम हो रही है कहां पर, 0 पर, तो आपने 0 को हटा दिया यहाँ। ऐसे ही अगर आपने लिख दिया यहाँ पर कोस इनवर्स x, तो इस वाले केस में आपने देखा x की तरफ से क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, -1 to 1 होनी चाहिए थी, बट इसमें क्या हो रही है, 0 पर प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आपने कहा x बिलोंग्स टू -1 to 1 माइनस का 0, x के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। ओके, यहां तक की बातें क्लियर। यहां पर देखो tan इनवर्स x, ये कोट इनवर्स 1/x, तो यहां पर आपने लिख दिया कि ये कब वैलिड होगा, ये वैलिड होगा जब ये पॉजिटिव x जो है ये पॉजिटिव टाइप का होगा। ओके, पॉजिटिव टाइप का हो तो पॉजिटिव टाइप का 0 जो है हो नहीं सकता है, तो आपने कहा x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो उस वाले केस में क्या होगा, तो उस वाले केस में जो कोट की वैल्यू होगी, देखो tan तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, tan चला जाएगा 4th क्वाड्रेंट में, और कोट कहां चला जाएगा, 2nd क्वाड्रेंट में। तो 2nd क्वाड्रेंट से अगर आपको 4th क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -पाई इसमें ऐड करना पड़ेगा, -पाई प्लस में कोट इनवर्स ऑफ 1/x, क्योंकि ये तो यहां पर तो कोट चला गया है और यहां पर आपके पास में क्या चला जाएगा, tan। तो अब अगर आप tan यहां पर, तो ये जो आपके पास में ये कोट है, ये कोट है, यहाँ पर tan है, तो आप tan के इक्वल लेके आना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें -पाई ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये tan के इसमें आएगा। ये पाई है तो -पाई ऐड कर दोगे तो ये इस तरफ आ जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर होगी आप सभी को। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, जैसे एक एग्जांपल लेना चाहूं मैं, तो आपने बोल दिया ये कब होगा, जब x बिलोंग्स टू रियल नेगेटिव होगा, रियल नेगेटिव होगा। जैसे आपने कहा tan इनवर्स ऑफ -1 लिखा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो क्या आती है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4, तो ये तो क्या आ गया, माइनस का π/4 हो गया। अगर आपने इसे लिखा कि कोट इनवर्स -1 के इक्वल लिख दिया, तो -1 के इक्वल लिखने का मतलब ये कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई 3π/4, पाई में से π/4 सब्ट्रैक्ट किया, 3π/4। अब -π/4 बनाना है आपने, तो आपने क्या कर दिया, माइनस का पाई इसमें ऐड कर दिया मैनिपुलेट करने के लिए। अब ये दोनों इक्वल हो गए, अब ये दोनों इक्वल हो गए। ओके, यहाँ पर जो मैंने डोमेन लिखी है, डोमेन की केस में अगर मान लो मैं ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देता, उल्टा लिख देता, अगर मैं ऐसे लिख देता कि कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1/x लिख देता, यहाँ पर 1/x, और यहाँ पर लिख देता इज इक्वल टू सेकेंट इनवर्स x, हाँ तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पर जब मैं लिखता कि जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं आप, जो x है ना उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। यहाँ पर जो डोमेन है वो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं आप, x के रिस्पेक्ट में। तो सीकेंट के लिए x की वैल्यू क्या हो सकती है, -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞ होनी चाहिए थी। तो उस वाले केस में देखा आपको 1/x को कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं, उसमें तो 0 आ ही नहीं रहा है, तो 0 ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने कहा x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, x की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वहां पर, वो आना चाहिए था x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। जब 1/x करूंगा तो ये जो कोस के केस में जो वैल्यू आएगी वो 1 या 1 से लेस देन रहने वाली है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डोमेन ये होती, ना कि आप बोलते जो ऊपर और नीचे वाली डोमेन में देखो फर्क आ गया है। समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया इतनी चीजें। जिस बच्चे को इसमें इस वाले पॉइंट में प्रॉब्लम है पूछे एक बार के लिए, जो मैंने ये डोमेन लिखी है अभी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो पूछे। मैंने क्या कहा, x के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना आपने, तो x के पॉइंट ऑफ व्यू से सीकेंट इनवर्स x लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞ होनी चाहिए थी। फिर आपने देखा दूसरे वाले को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, हाँ दूसरे वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि -∞ टू -1 और 1 to ∞ की वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे तो 1 को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से लेस देन होगी। अगर 1 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू रहने वाली है यहाँ पर वो -1 to 1 ही रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। क्लियर, मेरी बात को समझ पाए आप, इस ये वाले पॉइंट को समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? यस सर। सभी को एक बार सभी बता दोगे, कंफर्म कर दोगे ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया है नहीं है? ओके, यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये जो था ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इतना ही चाहिएगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए, बाकी तो चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट फंक्शन लिखा आपने, ये जो नेक्स्ट फंक्शन लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं GIF। तो जैसे आपके पास लिखा हुआ है कि y इक्वल टू f(x) करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, y इक्वल टू f(x) लिखा हुआ है, या आप कह दो कि ऐसे ऐसे लिख दे रहा हूं, f(x) इक्वल टू, ये लिख दिया मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये f(x) करके लिख लो, चाहे आप इसे ऐसे कर दो कि y इक्वल टू ये की बात है। तो ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। ये आपके पास में क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसमें लिखा रहता है कि वेयर ये जो बॉक्स है इसके अंदर डॉट लगाकर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ऐसे होता है बच्ची कि अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 8.9, तो अगर इसका इंटीग्रल पार्ट देखना आपने, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है, 8 है, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है 8.0001, तो आपके पास इसका इंटीग्रल पार्ट वो कितना है, वो भी 8 है। अगर ऐसे करके लिख दिया 8.9999999 ऐसे लिखता गया, तब भी इसका इंटीजर पार्ट कितना रहेगा, 8 ही रहेगा। दूसरा, अगर मान लो आपके पास ऐसे लिख देता माइनस का 8.9, तो इसका इंटीग्रल पार्ट वो क्या होता, माइनस का 9 होता, ना कि माइनस का 8 होता, माइनस का 9 होता। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने क्या किया, वो जो नंबर है उस नंबर को आपने नंबर लाइन पर प्लॉट किया, उस नंबर को आपने क्या किया, नंबर लाइन पर प्लॉट किया। ये जैसे 8 है और ये 9 है, तो ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। तो आपने क्या देखना है कि उससे पहले वाला जो इंटीजर है वो आपके पास में क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा 8, ओके। अगर वो नंबर खुद ही इंटीजर हो जाए तो उस वाले केस में तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो तो सिंपल, वो तो क्या आ जाएगी, इंटीजर ही आ जाएगी। अगर वो पहले ही इंटीजर है तो उसकी वैल्यू इंटीजर ही रिटर्न कर देगा। मान लो 8 होता तब तो ये क्या रिटर्न करता, 8 को ही रिटर्न कर देता। ये 8 है, माइनस वाला एग्जांपल बताना फिर से। ये क्या है, ये 8 को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर हो गया। तो ये 8 को ही रिप्रेजेंट कर देगा। अब आपने कहा कि आपने क्या देखना होता है कि अगर वो इंटीजर है, अगर वो इंटीजर है तब तो वो इंटीजर को रिटर्न कर देगा, अगर वो इंटीजर नहीं है तो उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर होगा उसको रिटर्न करेगा। उसके लेफ्ट साइड में इंटीजर का मतलब हुआ कि मान लो कि यहां पर आपके पास था, यहां पर था आपके पास में ये है -4 और ये है आपके पास में -3। इनके बीच में एक नंबर लिया मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है कि -3.4, तो -3.4 तो क्या होगा ये, तो ये कौन सा नंबर रिटर्न करेगा, ये जो होगा ये रिटर्न करेगा किसको, -4। इससे पहले जो आपके पास इंटीजर होगा उसको रिटर्न करेगा, उससे पहले जो इंटीजर होगा उसको रिटर्न करेगा। तो ये क्या करेगा, -4 को रिटर्न करेगा। अगर मान लो ये खुद ही इंटीजर हो जाए तो खुद इंटीजर हो जाए, उस वाले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस वाले केस में क्या नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बातें सबको क्लियर हुई। अगर ये -3 होता तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या आती, -3 ही आ जाती। ये वाला जो पॉइंट था ये सबको समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड ऑफ इंटीजर, ठीक है, अगर इंटीजर है आपने ऐसे लिख लिया कि x की वैल्यू x के इक्वल आ जाएगी इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, x क्या है, इंटीजर है तब। और अगर आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वो क्या जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ इंटीजर, जस्ट लेफ्ट साइड, पहला जो सबसे पहला जो लेफ्ट साइड वाला इंटीजर है, जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ इंटीजर इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर, ये वाली बात जो है सबको क्लियर हो गई। तो ये 2 लाइनों से ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ओके, तो इसका मतलब हम ऐसे समझे कि अगर मैं इसका ग्राफ देखना चाहूं तो इसका ग्राफ कैसे बन गया, ऐसे बन गया
कि ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है, यानी कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू वो क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यानी कि डोमेन तो क्या हो गई इसकी, डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो गई। ओके, और रेंज क्या होगी इसकी, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज से तो केवल और केवल इंटीजर निकलेंगे, रेंज से क्या निकलेंगी, इंटीजर वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब आपने देखा कि जैसे मैं कहता हूं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। अमन तुम कहां पर हो भी, शुभम? यहाँ पे हूँ सर मैं तो। ओके, आपने कहा यहां पर कि इसका ग्राफ बनाना है मुझे। ग्राफ बनाने के लिए देखो, अगर x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में रहेगी, 0 to 1, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में रहेगी तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 ही रहने वाली है। तो 1 के ऊपर मैंने ओपन लगा दिया। ओके, फिर उसके बाद आपने कहा कि अगर x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक रहेगी, अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उस वाले केस में अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। 1 से लेकर 2 तक जब आपके पास इसकी वैल्यू चलेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, 1 ही निकल कर आएगी। y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1। तो 2 के ऊपर ओपन। जैसे ही 2 होगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी तो y की वैल्यू भी 2 बन जाएगी, 2 से लेकर 3 तक ऐसे ओपन। फिर 3 से 3 पर क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3। 3 से लेकर 4 तक, ये यहां पर मैंने क्लोज किया हुआ है। ऐसे इसका ग्राफ चलने वाला है, ऐसे इसका ग्राफ चलने वाला है। तो जब आपके पास में x की वैल्यू 0 रहेगी तो 0, ओके। जब x की वैल्यू 0 से कम होगी, जैसे ही 0 से कम होगी, इसकी y की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। -1 बनने का मतलब ये आपके पास यहाँ पर ओपन, कहां तक -1 रहेगी, जब तक उसकी वैल्यू -1 नहीं हो जाती तब तक। ओके, फिर -1 से जैसे ही कम होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। ऐसे इसका ग्राफ चलेगा, ये इसका ग्राफ चलेगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर की। आप जितने भी रियल x की वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इंटीजर निकल कर आ जाएगा। ओके, रेंज ऑफ फंक्शन वो क्या होगी, वो केवल इंटीजर होगी, वो केवल इंटीजर होगी। रूट कितने होंगे इसके, रूट बताओगे कितने रूट होंगे। तो देखो 0 से 1 के बीच में तो इनफाइनाइट वैल्यू होती है, 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू होती है। उन सब वैल्यू पर ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी कि रूट कितने हो गए, नंबर ऑफ रूट कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए, इनफाइनाइट। 0 और 1 के बीच में बहुत सारी वैल्यू होती है, इनफाइनाइट वैल्यू होती है। और रूट्स क्या क्या होंगी, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो x होगा, x की वैल्यू 0 क्लोज से लेकर 1 ओपन तक चलेगी। ओके, ये कैसा ग्राफ है, पीरियोडिक है या नहीं है, पीरियोडिक ग्राफ है या नहीं है, नहीं पीरियोडिक ग्राफ नहीं है। ठीक है, पीरियोडिक ग्राफ का मतलब y की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी। ठीक है, हर एक इंटरवल पर y की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी, पीरियोडिक नहीं है। ओके, बाउंडेड है, नहीं बाउंडेड भी नहीं है। लोअर बाउंडेड है, नहीं लोअर बाउंडेड भी नहीं। अपर बाउंडेड है, अपर बाउंडेड भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतनी बातें। नेक्स्ट आ जाएंगी, नेक्स्ट फंक्शन दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब हो गया कि जैसे आप कह रहे हो कि y इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, वो कौन सा हो गया, ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको हम बोलते हैं, करली ब्रेसेज के अंदर लिखा होगा, ठीक है, बताया जाएगा ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब कि अगर मान लो आपके पास में ये लिख दिया आपके पास में कि यहां पर लिख दिया है 2.7, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.7 आ जाएगी। ये क्या करता है एक्चुअली में, ये जो आपके पास में एक्स है, ये आपके पास में 2 है और ये आपके पास में 3 है और यहां पर आपके पास में है 2.7, यहां पर आपके पास में क्या है 2.7। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है कि उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है ये एक्स था और ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट था, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहां पर कितने आ गई, इसकी वैल्यू 0.7 आ गई। तो अब अगर मेरे को ये वाली जो चीज है ये समझ गए हो आप, यानी कि ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट उनके बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, हाँ नेगेटिव नहीं होगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। तो अब आपने कहा कि मान लो अगर x की वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, माइनस का 6.8 लिखी हुई है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आपके पास में आ जाएगी कितनी, 0.2। क्यों, क्योंकि इसका आपके पास इंटीजर पार्ट लोगे तो क्या आएगा, -7 और -6.8 के बीच में कितनी डिस्टेंस रह गई है, 0.2 की डिस्टेंस रह जाएगी, 0.2 की डिस्टेंस रह जाएगी। बोलो मेरी बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव हो जाएगा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर जो होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, नंबर का मतलब जैसे मैं लिख देता हूं एक्स जो होता है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है, एक तो उसमें होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, ठीक है, दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट में आप डिस्टेंस को नहीं, ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसको ऐड कर दो, यानी कि एक तो उसमें इंटीजर पार्ट होगा, उसके अलावा जो रहेगा वो क्या रहेगा उसमें, वो क्या रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा। जैसे आपने कहा माइनस का 6.8 था, तो माइनस का 6.8 ये किस तरह से बन के बना हुआ है कि माइनस का 7 प्लस में 0.2, ये क्या था, ये तो था आपके पास में x, तो ये क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, ये आपके पास में क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को, केवल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एक आपने x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट वाला जो पार्ट है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट जो है वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, एक चीज ध्यान दी आपने कि ये जो x है, जैसे ये यहाँ पर जो x लिखा हुआ है और यहाँ पर इससे पहले इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, इसका क्या तो x के इक्वल होगा, यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है क्या तो इसके लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में कब होगा, जब ये इंटीजर नहीं होगा तब, अगर ये इंटीजर होगा तो उसी सेम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। भाई लेफ्ट में होगा तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा वो x से तो क्या रहने वाला है, कम ही रहने वाला है, x से तो कम ही रहने वाला है। तो इसका मतलब हो गया आपके पास में, आपने एक चीज ये भी ध्यान रखी कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। या फिर इसी चीज से भी ध्यान रख सकते हो कि जो x है, x क्या होता है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू नेगेटिव होती नहीं, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होगी या फिर जीरो हो सकती है। अगर मान लो इंटीजर है, अगर आपके पास में अगर ऐसे लिख दिया है, अगर ऐसे लिख दिया हुआ है 7, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट वो कितना हो गया है, 0 हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट वो कितना हो गया है, 0 हो गया। क्लियर मेरी बातें। और यहां पर लिखा हुआ है ऐसे कि माइनस का साइन लगा के 6 पॉइंट और यहां पर लिख दिया 20 ऐसे,
तो आप क्या करो, 1 में से इस वाले पार्ट को हटा दो, ये जो 0.20 है इसको हटा दो, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.80, 0.8। क्लियर मेरी बातें? ओके। अब आपने देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है, फ्रैक्शनल पार्ट वो मैंने क्या लिखा है, x माइनस का ग्रेटेस्ट पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसे लिखा होता है, x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो भाई आपने जैसे मान लो अगर कहीं पर ये गलती से मतलब ऐसे मैं लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई लिख दिया मैंने, पाई का मतलब कितना होता है 3.14, तो आप क्या करो पाई में से 3.14 का यानी कि इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा 3, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। मान लो आपने ऐसे लिख दिया, माइनस का ई लिख दिया ऐसे, तो इस वाले केस में क्या होगा कि आपने ये जो नंबर था, कौन सा नंबर, माइनस का ई, इसमें से आपने इसका इंटीग्रल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, तो ये 2.71 के आसपास होता है, माइनस का 2.71 का वैल्यू क्या होगी माइनस का 3, तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस का ई, 3 माइनस का ई, कहने का मतलब उल्टा कर देना, बस उल्टा अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है, करना ही देना, अपने आप ही हो जाएगा। जैसे आपने कहा ई लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास में नंबर में से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, एक चीज नोटिस करने वाली है कि अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हो आप और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट लिया हुआ है, एक नंबर तो नेगेटिव में है, एक नंबर पॉजिटिव में है, बट वो इंटीजर नहीं है, तो इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो आपके पास कितना आ रहा है, देखो 1 के इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, ये भी यहां पर ही आपने नोटिस किया। चलो मैं इसे लिखाऊंगा अभी। ओके, नेक्स्ट देखा आपने कि ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ग्राफ क्या होता है, जैसे आपके पास में ये लिखा हुआ है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पर लिखा जाता है वेयर, जैसे मैंने लिखा था कि ये डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ऐसे, ये करली ब्रैकेट के अंदर ये डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, ये लिखा है x एक्सिस, ये लिखा है y एक्सिस। देखो भी, अगर आपके पास नंबर इंटीजर टाइप का होगा, जैसे ये 0 है, यहां पर 1, ये 2, 3, 4, -1, -2, -3, तो अगर वो नंबर आपके पास में अगर वो नंबर आपके पास में इंटीजर टाइप का होगा, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्लियर, इतनी बातें तो सभी को पता है। ओके, तो आपने कहा कि अगर नंबर इंटीजर टाइप का होगा तो उसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। ओके, अब देखो, जैसे आपने कहा कि 0 पर 0 का फ्रैक्शनल पार्ट वो तो क्या आ गया 0, अब 0 से जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, जैसे 0.1 हुआ तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या आ जाएगा 0.1, आपने कहा 0.5 हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या आ जाएगा 0.5, आपने कहा 0.9 हो गया तो फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या आ जाएगा 0.9, फ्रैक्शनल पार्ट 0.9999 हो गया तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या आ जाएगा 0.999, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। क्लियर, तो अब आपने कहा जैसे जैसे यानी कि जितनी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसी अकॉर्डिंग y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, तो इसका मतलब हुआ कि y की मैक्सिमम वैल्यू वो कहां तक जा सकती है, वो 1 ओपन तक जा सकती है, फ्रैक्शनल पार्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहां तक जा सकती है 1 ओपन तक जा सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि उसकी जो वैल्यू चल रही होगी ऐसी चल रही होगी, y इक्वल टू x लाइन पर चलेगी ऐसे, 1 के ऊपर ओपन,
फिर जैसे ही 1 होगा फिर दोबारा से 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज करेगा ऐसे 1 से लेकर जब वो 1.999 तक चला जाएगा तब तक उसकी वैल्यू भी ऐसे इंक्रीज करती जाएगी। ऐसे ये आपके पास में ग्राफ चलता जाएगा। y की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा नहीं होगी। ऐसे इसका ग्राफ चलेगा। ओके, यहां तक की बातें सबको क्लियर होगी। तो इसमें वो सब चीजें आप लिख सकते हो कि डोमेन क्या होगी। डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगी, डोमेन तो कुछ भी पुट कर सकते हो आप कि डोमेन ऑफ फंक्शन होगी ऑल रियल नंबर। रेंज ऑफ फंक्शन वो कितनी आ रही है, 0 क्लोज टू 1 ओपन। ओके, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वो 0 हो सकती है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 के ऊपर ओपन है। तो आपने ये नहीं कहा कि 1 हो जाएगी या 1 से थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसे नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता। ओके, नेक्स्ट बोला आपने कि ये पीरियोडिक है क्या, आपने बोला ये Yes, sir. पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है। हाँ पीरियोडिक है, रिपीट कर रहा है, कितने इंटरवल के बाद में रिपीट कर रहा है, यानी कि 1 लेंथ के बाद में रिपीट कर रहा है अपने आप को, बिल्कुल सेम रिपीट करते जा रहा है। पीरियोडिक है, यस पीरियोडिक, यस। ओके, पीरियड कितना है, पीरियोडिक है तो फिर पीरियड कितना है, पीरियड हो गया 1। ओके, कोई एसिम्पटोट्स आ रहा है, किसी लाइन को अप्रोच कर रहा है ये, नहीं किसी लाइन को अप्रोच नहीं कर रहा है कि इंडेफिनेटली अप्रोच करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एसिम्पटोट्स है नहीं। ओके, नेक्स्ट बोला बाउंडेड ग्राफ है ये। हाँ, y की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक तो जा रहा है, तो इसका मतलब बाउंडेड तो है, बाउंडेड है। ओके, तो लोअर बाउंड कितना है, लोअर बाउंड है आपके पास में वो है y इक्वल टू 0। लोअर बाउंड कितना है, y इक्वल टू 0 है एंड इज टेकन, फंक्शन ने लिया हुआ है वो। ओके, अपर बाउंड कितना है, वो है y इक्वल टू 1 एंड इज नॉट टेकन, एंड इज नॉट टेकन। यहां तक की बातें सभी को क्लियर हुई होगी, यहां तक की बातें सभी को क्लियर हो गई होगी, बोलोगे यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई। यस सर। ओके, तो एक बार के लिए देख लिया आप सभी ने। ओके, अब एक बार के लिए आपने बोला कि ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये देखो x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जा रही है, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन होगी, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है ऐसे कि आपके पास में एक ऐसे लाइन चल रही थी, ठीक है। ये कौन सी लाइन चल रही थी, y इक्वल टू एक्स की लाइन चल रही थी। तो y इक्वल टू एक्स लाइन में आपने क्या ले लिया, 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू को ले लिया, ठीक है। 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू को लिया, जैसे जैसे आपके पास में जितनी x की वैल्यू चलेगी उतनी y की वैल्यू चलती जाएगी। ये y इक्वल टू एक्स लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आपने बाकी का सारा पार्ट हटा दिया, 0 टू 1 के बीच में इसका ग्राफ चेक कर लिया। ऐसे ही आपने कहा ये y इक्वल टू एक्स लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये वाला जो है ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये स्लोप की वैल्यू तो देखो सब दोनों की स्लोप की जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहने वाली है, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, y इक्वल टू एक्स, ये तो सेम ही रहने वाला है, बट इसमें क्या कांस्टेंट का फर्क पड़ेगा। देखो आपने x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, तो y की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, सेम इसी पैटर्न से y इक्वल टू एक्स माइनस 2 को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 को। ये y इक्वल टू एक्स माइनस 4 को। ये एक लाइन थी, उसका बस आपने 0 से लेकर 1 तक का पार्ट लिया हुआ है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो ये वाला जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करा होगा, सेम इसी पैटर्न से x प्लस 1 को, अगले वाला y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 को, अगले वाला y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 को, ऐसे रिप्रेजेंट करते हुए चल रहे हैं।
ऐसे रिप्रेजेंट करते हुए चल रहे हैं। समझ में आई इतनी बातें? ये वाली जो चीज है ये क्लियर हुई सभी को? बोलो बोलो कि ये वाली Yes, बात sir. सबको क्लियर हुई या नहीं हुई है? यस सर। यस सर। सभी को क्लियर होगी? ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास में इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज, बट अगर अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी स्टार्ट की तो फिर वो उसमें टाइम लगेगा और हमारी क्लास का जो टाइम है वो होने वाला है। तो यहाँ तक की बातें में किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम लगी हो फंक्शन चैप्टर में अभी तक जो भी कोई प्रॉब्लम लगी है तो वो पूछ लें, ठीक है? उसके बाद फिर क्लास को ओवर कर रहे हैं। बोलो कि यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसी चीज से आप थोड़ा सा ऐसे अंदाजा लगा सकते हो अभी के लिए। चलो, एक बार के लिए बोला आपने कि अगर मैं कहता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है ये 7 है, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? उल्टा बोल रहा हूं मैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 गिवन है तो एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? क्लोज 7 से ओपन 8। क्लोज 7 से ओपन 8, ठीक है। और आपने कहा कि अगर ऐसे लिख दिया मैंने कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू किसी इंटीजर के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? उसी इंटीजर के इंटीजर उसी की इक्वल है। इंटीजर एक्स की क्लोज वैल्यू क्या? इंटीजर से इंटीजर। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो उस इंटीजर से लेकर के इंटीजर प्लस 1 के बीच में चली जाएगी, ठीक है? उस इंटीजर से इंटीजर प्लस 1 के बीच में चली जाएगी। ये वाली चीज क्लियर इंटीजर हुई का सभी क्लोज को? ब्रैकेट आएगा सर। क्या कह रहे हो? क्लोज इंटीजर का इंटरवल क्लोज ब्रैकेट। हाँ, नॉन इंटीजर। आपने कोई बच्चा पूछ रहा है मेरे से कि सर नॉन इंटीजर के लिए क्या होगा कि यहाँ पर 7.2 हो जाए। भाई आपको अभी तो बताया है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है तो इसकी वैल्यू 7.2 नोट डिफाइन हो जाएगा ना। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। सर कह रहे हैं इंटीजर पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। हाँ, इंटीजर जो है इसके ऊपर क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट आएगा। वेरी गुड। इंटीजर के ऊपर क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट आएगा। ओके, चलो ठीक है, अभी मैं हटा ही देता हूँ, फिर एक साथ ही पढ़ लेंगे इसे। ओके, होमवर्क में आप बता दोगे होमवर्क में कहां तक हो गया आपका? टेन डीटीएस तक सबकी सोल्व हो गई है? Yes, sir. ठीक है, और टोटल उसमें 12 डीटीएस है ना भूयस? Yes, sir. 12 है। तो आपने जो है कोनिक का होमवर्क में कोनिक लेवल 1 ये आपके पास कंप्लीट होना चाहिए सभी का। लेवल 1 ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेवल 1 ये सभी का कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके बच्चों, तो आज की जो क्लास है इसे हम यहाँ पर ही खत्म कर रहे हैं, ठीक है? कल स्टार्ट करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज से, ठीक है? इसी की प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे। तो आप ये जो चीजें बताइए अभी आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली चीजें, फ्रैक्शनल पार्ट वाली चीजें, ठीक है, ये वाली चीजें पढ़ के आओगी और जो है लेवल 1 कोनिक वाला ये वाला कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, ठीक है? आज की क्लास यहाँ पर ही खत्म करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।